सेकुलरिज्म ये कहता है कि रिलीजन का ताल्लुक नहीं है हुकूमत से, कोई भी दूर दूर तक नहीं है। और फर्दर सेकुलरिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसमें दो मॉडल्स हैं सेकुलरिज्म में। जी सेकुलरिज्म है क्या? एक कि नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और फर्दर इसके दो मॉडल्स हैं। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ द सेकुलरिज्म। नंबर वन अमेरिकन मॉडल एंड नंबर टू फ्रेंच मॉडल। बेसिकली सेकुलरिज्म को इसको इंट्रोड्यूस कराया था फ्रांस ने। अब फ्रांस ये कहता है फ्रेंच मॉडल इज मोर स्ट्रिक्ट एज कंपेयर टू द अमेरिकन मॉडल। फ्रांस में मंदिर हैं, मस्जिद भी हैं, गिरजाघर भी हैं, लेकिन वहां पर घंटियां नहीं है, लाउड स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म कहता है कि पर्सनल रिलीजियस एक्ट मस्ट नॉट अफेक्ट पब्लिक एट लॉज। कि आपके जो इंफरादी अमल हैं मजहबी, वो अवाम को परेशान न करें, अपने घर तक नमाज पढ़ें, अपने घर तक आप पूजा करें। लेकिन जो अमेरिकन मॉडल है वो थोड़ा स्लाइटली नरम है एज कम्पेयर टू द फ्रेंच मॉडल। अब इंडिया ने जो सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया था इन 1947, वो अमेरिकन मॉडल है। अब प्रैक्टिकली मुझे ये नहीं लग रहा कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। मुझे ये लग रहा है कि इंडिया इज ऑल्सो अ थियोक्रेटिक स्टेट, एक मजहबी मुल्क है। तभी तो सीमा हैदर ने वहां पर पैर रखकर ही ये कहने लगी और कि मैं हिंदू हो गई हूँ। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी एक सेक्युलर स्टेट में? प्रोफेसर साहब, कैन यू एलाबोरेट? जी सर, इसमें मैं आपके इस सवाल में मैं ये कहना चाहूंगा, देखें एक रियासत होती है ना, उस रियासत में ये जो सिस्टम है कि भाई मजहब को हम बीच में नहीं लाएंगे, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये जो संविधानों में ये चीज कही जाती है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं इसकी फेवर करूंगा इस सिस्टम को। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, जैसे कि वी वर कॉलोनाइज्ड बाय द यूके स्टेट। हम यूके के कॉलोनाइज थे। अभी यूके में जो रियासतें हैं, 4 रियासतें हैं। यूके से ये सवाल का जवाब यूके से मैं स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे पाकिस्तान में खत्म करूंगा मैं। इंडिया को भी डिस्कस करेंगे साथ। तो 1600 बीसी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे सब कॉन्टिनेंट में मामला नहीं संभला। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद जो है वो यहाँ पे आए, और फिर उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके तहत उन्होंने मुख्तलिफ कोर्ट्स वगैरह बनाई। तो आपके सवाल का ये कंसाइज जो जवाब है, वो कंसाइज जवाब ये है कि ये जो सारा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है ना हमारे पास, सेक्युलरिज्म का असल जो मकसद है कि सारे इंडिपेंडेंट है, रिलीजियस को बीच में नहीं लाया जाएगा। जहां पे यूके की बात हम कहें तो यूके में मजहब को बीच में लाया जाता था, लेकिन फिर बाद में जब 200 साल पहले यूएसए ने, अमेरिका ने कि 13 रियासतों ने इंडिपेंडेंस खुद को डिक्लेयर किया, और फिर 4 जुलाई को उन्होंने इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया कि अब हमारे यूके वालों ने हमें कॉलोनाइज बनाया तो हम जंग करेंगे। तो इसको हम डिक्लेरेटरी थ्योरी कहते हैं, डिक्लेरेटरी एंड एविडेंशियरी थ्योरी, इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उन्होंने कन्फेडरेशन की, वहां पे यूएसए बन गया। यूएसए, यूके और यूएसए का अलग होने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो यही था, इसी बेस पर था कि भाई रिलीजियस को आप उस कनेक्ट मत करो। कनेक्ट का मतलब ये है कि रिलीजियस से यहाँ पे हेरिडिटरी इलेक्टेड हो रहा था। वहां पे एंग्लो सेक्शन का जो दौर था, उस एंग्लो सेक्शन के दौर में हेरिडिटरी इलेक्शन होता था, जिसकी वजह से वहां पे कुछ फायदे भी हुए। किंगशिप सिस्टम, फिडलिज्म सिस्टम कन्वर्ट हुआ कैपिटलिज्म में, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ, और पूरी दुनिया को ये लाइट हाउस मिला, सबक मिला कि भाई ये जो मजहब है, मजहब को आप कनेक्ट ना करें। किससे कनेक्ट ना करें मजहब को आप रियासत से के मामलों में कनेक्ट ना करें। अब इंडिया में हम देखें तो इंडिया में ये सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली शायद ये सिस्टम नहीं चल रहा वहां पे, जिसकी वजह से सीमा जो है वहां पे शेल्टर लेके बैठी हुई है। वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पे मोंटेस्क्यू की थ्योरी को फॉलो नहीं किया जा रहा। वहां पे अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को फॉलो नहीं करते तो वहां पे वन मैन शो है, वही मोनार्की वाला सिस्टम है। आप 1000 साल दोबारा पीछे चले गए यहाँ पे। तो अच्छा, अब पाकिस्तान में देखते हैं। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री अंडर आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान shall be the special
पाकिस्तान shall be the official religion of Pakistan, Islam shall be the official religion of Pakistan। लेकिन यहाँ पे एक और चीज देखी जाए, पाकिस्तान में भी हमारे 1949 12 मार्च 1949 में पाकिस्तान आजाद होने के बाद जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्लियरली ये बात की गई थी कि भाई राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज शैल बी प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे हमारे सिंध में इवन मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ उसमें जो है माइनॉरिटीज को राइट दिया जाता है, वो हमसे ज्यादा ग्रेड में पढ़ा रहे हैं और उनको ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा हमारे असेंबली में माइनॉरिटीज को राइट दिए जा रहे हैं, हमारे पास रिजर्व सीट्स हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे हमें फील ही नहीं होता कि भाई माइनॉरिटीज को ज्यादा राइट है या मेजोरिटी को ज्यादा राइट है। लेकिन इंडिया में ये चीज है और ये चीज खराब है। ये आगे चल के पाकिस्तान क्यों अलग हुआ था इंडिया से? पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी इंडिया से अलग होने की? या पाकिस्तान को बांग्लादेश को पाकिस्तान से क्या जरूरत पड़ी अलग होने की? ये जो आर्यन कास्ट सिस्टम लाए थे, इन कास्ट सिस्टम के मैं खिलाफ हूँ। ये चीज, इन सारी चीजों के मैं अगेंस्ट हूँ और इस चीज को प्रैक्टिकली हमें खत्म करना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में तो हमारे संविधान में और आपके संविधान में भी ये चीज है कि हमें लिसानियत को, हर चीज को दूर करना पड़ेगा। जितना इसको दूर करेंगे उतना ये ज्यादा एसेंशियल है। अभी जो हिंदुस्तान है वो मुसलमानों का भी है, इंडियंस का भी है। अच्छा, इकरा, मेरा आपसे यहाँ पर सवाल है कि सीमा हैदर आए दिन पाकिस्तानी लॉ को ब्रेक भी कर रही हैं। इंडियन लॉज को तो वो वायलेट करती आ रही हैं जब से वो इंडिया में रह रही हैं। तो एज अ पाकिस्तानी आप कैसे एक्शन ले सकती हैं, या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सीमा हैदर के खिलाफ? या इवन इंडियन गवर्नमेंट, जबकि पाकिस्तान वो इंडिया का एक पड़ोसी मुल्क है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों सीमा पर इतना सख्ती नहीं कर रही कि उसको ग्रैब करे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया खालिद भाई। एक में आपका अभी मैंने टाइटल भी देखा, मुझे नहीं पता कि कोई न्यू लॉ आया है एंटी स्टेट साइबर लॉ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2020 के अंदर इंडिया में आया था साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि आप लोग रिपोर्ट करें, और कोई 26,000 के करीब उन्होंने अकाउंट्स भी डिफरेंट सस्पेंड भी करवाए थे। और पहले टॉप किया था इंडिया ने, उन्होंने ट्विटर को भी कांटेक्ट किया था और फेसबुक को भी कांटेक्ट किया था, और डिफरेंट अकाउंट होल्डर्स के जो जैसे डिफरेंट नेम से आते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। और व्हाट्सएप ने आई बिलीव लॉ सूट भी फाइल किया था इसी साइबर वॉलंटियर्स प्रोग्राम 2020 के अंदर इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस ईयर कोई न्यू लॉ आया है तो उसका मुझे नहीं पता। और सेकेंडली देखिए, सीमा के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, इसका जवाब तो इंडिया की गवर्नमेंट ही दे सकती है। अभी डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का एक छोटा बच्चा 15 साला अली बनारस एबटाबाद से उनका ताल्लुक है, वो इंडिया की जेलों में है। तो बच्चा तो उन्होंने जेल में रखा हुआ है, इसके अलावा सीमा को उन्होंने इम्यूनिटी दी हुई है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये वुमेन इंटाइसमेंट का केस लगता है, जिसमें खुद उनके अपने शहरी भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि आप देखें जब तक इंटाइस नहीं किया गया तो उसको क्या पड़ी है कि वो अपना घर बार बेच के और वो चली जाएगी। और साथ साथ भी मौजूद हैं, तो ये इस चीज़ से भी एग्री करेंगे। अक्सर इंटाइसमेंट के क्राइम में होता ये है कि आप सामने वाले को मजबूर कर देते हैं इस कदर कि लॉ भी फिर आप उसी से ब्रेक करवाते हैं और खुद फिर आप अपना दामन झाड़ लेते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस केस में भी ऐसा ही है कि उसको इंटाइस किया गया, उसको मजबूर करके उससे लॉ ब्रेक करवाए गए हैं, और शायद यही वजह है कि ये इतना एक्शन नहीं ले रहे। देखिए, दोनों सूरतों में उनकी ही जगह सही है कि उनके एक सिटीजन ने प्रॉपर एक फैसिलिटेट किया है और कोई उसका नाम नहीं लेता है। और फिर इस केस के अंदर हमने देखा कि इंडिया की सोसाइटी भी हमें दो उसमें नजर आई, पोर्शंस में डिवाइड होती। सो मच इकरा, आपने हमें टाइम दिया, और प्रोफेसर साद आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हम कल दोबारा प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और आपको दोबारा हम तकलीफ देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शामिल हों। थैंक यू अगेन, और तमाम जो व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया।